नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। सचिव जनगणना दीपक गैरोला ने बताया कि पहले चरण की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी, जबकि उससे पहले 10 अप्रैल से सगणना का विकल्प शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे चरण का आयोजन फरवरी 2027 में किया जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से होगी। अधिकारियों और ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे राज्य में जनगणना सुचारू रूप से कराई जा सके। वो 10 अप्रैल 2026 से यानी कि आज से 2 दिन बाद परसों से प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल तक है और ये वॉलंटरी है। तो इस सुविधा के अंतर्गत जो हमारे परिवार हैं वो प्रथम बार वेब पोर्टल का एड्रेस भी हम प्रेस नोट में आपको दे देंगे, se.census.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प इसमें उपलब्ध कराया गया है। और उसमें प्रश्न पत्रों की भी आप चाहेंगे तो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जो प्रश्न उसमें हैं, स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना उसमें अनिवार्य होगा। उसके उपरांत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें एक बात बता दें, क्योंकि वो जनता की जानकारी के लिए पहले से देना जरूरी होता है, कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है और पंजीकरण के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में नहीं बदला जाएगा। और भाषा का चयन भी उसमें सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक बार OTP सत्यापन होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है लगभग 15-20 मिनट की होगी, इतना इसमें समय लगेगा। और ये सबके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जनगणना से संबंधित समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हमारे राज्य की जहाँ तक बात है तो जनगणना हेतु जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, इनको प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है, तथा अन्य जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जिला जनगणना अधिकारी या अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड जिला जनगणना अधिकारी एवं चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। और हमारे जो नियुक्त किए गए यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए 23 मास्टर ट्रेनर्स हैं और 555 फील्ड ट्रेनर्स हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। तथा प्रगणक और पर्यवेक्षक, इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग अभी चल रही है। और इसके अतिरिक्त एक जो हमारे हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, हिम आच्छादित क्षेत्र हमारे प्रदेश में 131 ग्राम और 3 नगर क्षेत्र हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अभी उसका भारत सरकार से नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावित है कि उसको सितंबर, अंतिम जो समय होता है ये 20 दिन के लिए, 11 सितंबर से 30 सितंबर अभी तक ऐसा प्रस्तावित है। तो जैसा ही वो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 5 दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंची हैं और रुद्रपुर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके दौरे को लेकर बीजेपी एमएलए विनोद चमोली ने तंज कसा। कहा कि सैलजा का नेतृत्व जहां जाता है वहां कांग्रेस कमजोर हो जाती है। उन्होंने हरियाणा चुनाव का भी उदाहरण दिया और दावा किया कि अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस को नुकसान होगा। जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ भाजपा को देके जाएंगे। पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस की छापेमारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। हरिद्वार में पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब खेड़ा ने हाल ही में सीएम और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार और कई देशों के पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके डराने का प्रयास कर रहा है। भाई, जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के जवाब दीजिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आपके ऊपर आरोप जो है उनका एक एक करके आप जवाब दीजिए ना। जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग और जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके आप डराना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये शोभनीय नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है।
जो आरोप आप पर लगे हैं, कितने पासपोर्ट हैं आप बताइए ना। कहिए एक पासपोर्ट है मेरा, दूसरा नहीं है। कहिए हमारी कोई शेल कंपनी यूएसए में नहीं है। कहिए कि हमारे पास ये नहीं है। कहिए हमने कोई मनी ट्रांसफर नहीं किया है। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपने बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस तरह से कभी किसी ने नहीं किया। दुर्भाग्य है कि आप आरोपों का जवाब देने की बजाय पुलिस को भेजकर डराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस ने हाल ही में कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर बड़ा दावा किया कि बीजेपी के और भी नेता उनके संपर्क में हैं। तो वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने इस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने ही नेताओं को संभाले, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आपस में टकराव में उलझे हुए हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक शगुफा है और वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी जिन लोगों ने वहाँ ज्वाइनिंग की है वे सब के सब वो लोग थे जो पिछले चुनाव से पहले भाजपा से बाहर हो गए थे, जो कहीं भी नहीं थे। उसको लेकर उन्होंने भाजपा के लोग कांग्रेस में आए, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन तथ्य सबके सामने हैं। आज भी उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना, पहले अपना कुंडवा बचा ले, क्योंकि उनके जो पितामह भीष्म हैं वो स्वयं ही कौरव सेना पर टूट पड़े हैं। तो कैसे उससे कौरव सेना बच पाएगी जिसके संरक्षण में वो चलती थी, तो उस पर उनको काम करना चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के नतीजों ने हरिद्वार में उत्साह का माहौल बना दिया। लक्सर विधानसभा के युवा नेता तरुण सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महासचिव पद पर जीत हासिल की। उनकी जीत को संगठन में युवा नेतृत्व पर बढ़ते विश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों को लेकर सियासत जारी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मास्टर प्लान के बावजूद 40 से 50% काम अधूरा है। उन्होंने अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम होने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने और व्यवस्थाओं में खामियों के आरोप लगाए। साथ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए 13 सूत्रीय मांगे भी सरकार के सामने रखी। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था, वो अभी तक उसमें 1% काम नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आपने जो श्री नारायण के दर्शन के लिए जो श्री नारायण पथ जो जाता है, उस पथ का जो जिससे लाखों हजारों लोग जाएंगे और 22 तारीख को लोग रात को पहुंच जाएंगे, उस पथ का निर्माण काम ही शुरू नहीं किया। और जब मैंने कहा क्यों किया जा रहा, तो वहां पे देखा कि मैं वहां पे केवल और केवल वो कह रहे अस्थायी व्यवस्था की। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। खाद्य विभाग ने यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए करीब 9.67 लाख सिलेंडरों की जरूरत का आकलन कर आपूर्ति की विस्तृत योजना बनाई है। प्रतिदिन 3500 से 4000 सिलेंडरों की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवंटन भी मांगा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग बुकिंग व्यवस्था लागू की गई है ताकि आपूर्ति संतुलित रहे। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो उसके अतिरिक्त आवंटन के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं। आपदा भी परिस्थितियां रहती हैं हमारे प्रदेश में, तो उसके लिए भी हमने डिमांड अतिरिक्त आवंटन का तैयार हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन बाद ही वो पिछला सिलेंडर पाने के 45 दिन बाद ही बुकिंग
और शहरी क्षेत्रों में ये 25 दिन बाद करता है। तो इसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को देर से सिलेंडर करने की, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग निरंतर कर रहे हैं सप्लाई, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही। लेकिन ये है कि हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक तो ठीक चल रहा है। कुछ जगहों पे दिक्कतें आई थी, उनमें कुछ होर्डिंग वगैरह की शिकायतें प्राप्त हुई, कालाबाजारी की शिकायतें, उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो हम लोग देख सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां मेला प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। मेला अधिकारी सोनिका ने हर की पौड़ी, कांवड़ पटरी मार्ग, बहादुराबाद और बाईपास इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के आदेश दिए। सफाई, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया। साथ ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संग्रहालय को भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। द्वारा मेरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जहाँ जहाँ हमारी मेजर रोड है, स्पेसिफिकली हम लोग जो रोड हम लोग बना रहे हैं, बड़ी जो मेजर रोड्स हैं उनका भ्रमण किया गया। और साथ ही साथ पूरी जो कांवड़ पटरी है हमारी, उसको मैंने देखा कहाँ कहाँ काम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा शहर में जो मेजर पॉइंट्स जैसे बस स्टैंड हो गया, हमारे रेलवे स्टेशंस हो गए, भीमगौड़ा जो है हमारे वहाँ भी, उस एरिया में भी हम लोगों ने पूरा देखा। और जो हमारी पार्किंग है वो भी हमने देखी। तो जहाँ जहाँ काम की हमें रिक्वायरमेंट लग रही है हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे काम कर रहे हैं। मसूरी में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने छोटे व्यापारियों को मुश्किलों में डाला हुआ है। चाय की दुकानों, ढाबों, होम स्टे संचालकों का काम इससे प्रभावित हो रहा है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर पक्षपात और कालाबाजारी के आरोप लगा दिए। व्यापारियों का कहना है कि रसूखदारों को प्राथमिकता दी जा रही है, आम कारोबारी खाली हाथ लौट रहा है। समस्या का जल्द समाधान न होने पर 9 अप्रैल को धरना और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी कारोबारियों ने। प्रदर्शन विरोध है गैस, रसोई गैस की कमी का। जिस प्रकार से रसोई गैस आज मसूरी में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस प्रकार से रसोई गैस की कमी मसूरी में चल रही है, रसोई गैस आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। शादी के सीजन में आज शादी, जिन जिन लोगों के घर शादियां हैं वहां पे गैस की कटौती है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इसका हमें बड़ा ही खेद है। इंडेन द्वारा पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है गैस देने में। गैस उपलब्धता में बहुत कमी है। जिन गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है उनकी केवाईसी तुरंत की जानी चाहिए। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है उन्हें ओटीपी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो कोई और माध्यम बनना चाहिए जिससे ओटीपी आए और गैस की बुकिंग हो। अब बहुत ही खेद का विषय है, सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में गैस भेजी जा रही है। 25 दिन की विंडो है, 35 दिन की विंडो है, लेकिन 25 और 35 दिन की विंडो के बावजूद ये गैस उपलब्ध नहीं हो रही। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में पकने को तैयार गेहूं की फसल तेज हवाओं, बारिश से खेतों में बिछ गई है, जिससे दाना खराब होने की आशंका है। वहीं गन्ने की बुआई भी प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और अब वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रात की जो बारिश हुई है, इससे जो पहले बारिश हुई थी उसमें जो किसानों का गेहूं गिर गया था, और रात की जो बारिश हुई है उससे और यथास्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गेहूं की जो बैल है उनका जो दाना है वो बहुत काला पड़ चुका है और फसल बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। और जैसा भी गन्ने की बुआई चल रही थी ये भी काफ़ी रूप से बहुत प्रभावित है, क्योंकि अब मौसम बार बार ऐसे पलट रहा है। किसान बोते हैं गन्ना और मेड़ा मार देते, उसके बाद जो बारिश होती है उसके बाद उस पर रपड़ा लग जाता है, जिस कारण किसानों का जो गन्ना बुआई का वो नहीं निकल पाता पूर्ण रूप से और कांचियाँ खराब हो जाती हैं। और जैसे अब ये बारिश मौसम बार बार बदल रहा है, उस हिसाब से देख कर लगता है कि इस बार तो गेहूं की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। तो हमारी सरकार से विनती की कृपया करके किसानों को ध्यान दिया जाए और इन कुछ मुआवजे का जो है इनके बारे में सोचा जाए। फसल तो किसान की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं बिल्कुल ज़मीन पर गिर चुका है और बारिश लगातार है, कभी बादल है कभी वो है। पूरा जिस दिन से अप्रैल चला था गेहूं किसान तैयारी कर रहा था, लेकिन सारा ही फसल ज़मीन पर लग चुकी है, दाने काले होने शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ जिधर भी दिखाई दे गेहूं की फसल जो पूरी बर्बाद है। रही बात गन्ना बोने की तैयारी चल रही थी किसान की, जो अगेती बुआई करनी थी वो पछेती हो चुकी है। जो बो भी दिया तो वो जमावनी है,
किसान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पा गया। गन्ने का तो बुरा हाल हो चुका, बो भी दिया, लागत भी लग गई किसान की सब कुछ, लेकिन फिर भी जमाव नहीं है गन्ने में। और गेहूं जो है वो ज़मीन पर गिरने के बाद काला होना शुरू हो गया है। किसान तैयार बैठा है इसे किसी तरह खेत से काटूं, लेकिन मौसम इतना प्रभावित कर रहा है, आर्थिक नुकसान है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। किसान के सामने बिल्कुल आर्थिक संकट इतना खड़ा हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और 11 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 3300 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना भी है। वहीं 8 और 9 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी आज और कल के लिए, जिसमें ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और 3300 मीटर से ऊपर में हमको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। ये जो WD जो है 10-11 तक एक्टिव रहने का वीक हो जाएगा। 9 तारीख में जो है पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये और कम हो जाएगा। 11 तारीख को हालांकि एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो काफ़ी जो है वो उसके लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह बहुत जो है फीवर WD है, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। 11 और 12 में उसको जो है पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है। तो इन सब परिस्थिति के मद्देनज़र जो है जो वार्निंग है वो ओले की और तेज़ हवाएं चलने की और जो है हमने बिजली गिरने की जो चेतावनी जारी करी है। आज अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है 7 और 8 अप्रैल को, और फिर 9 अप्रैल को फिर येलो अलर्ट है। ये सब के मद्देनजर रहते हैं, खासतौर से ओले की वजह से और तेज़ हवाएं जो है चलने की वजह से ये सब वार्निंग इशू की गई है। जहाँ तक अब टेम्परेचर की बात है, देखिए टेम्परेचर जो है आज भी मैदानी, खासतौर से मैदानी उम्मीद है कि आज भी बढ़ेगा पहाड़ी जनपदों में थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी भी हमारे बादल छाए हुए हैं कई जगह पे, तो टेम्परेचर बढ़ने का उतना अनुमान नहीं, आशा नहीं है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से जारी है। बरेली रोड पर मंडी से 3 पानी तक करीब 250 दुकानदारों और भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने 15 दिन में अपना पक्ष रखने का समय दिया है और अतिक्रमण खुद हटाने की अपील की है। मंडी से 3 पानी के बीच में अभी आप जानते हैं कि इसमें मार्ग चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है और इसमें जितने लोगों के द्वारा उसमें अपनी जगह से आगे बढ़ करके अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोगों की निजी लैंड भी हो सकती है, जैसा कि लोगों ने अपना दावा किया है। इस संबंध में उन लोगों से हमने आपत्ति मांगी भी है, उनको 15 दिन का समय दे रखा है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा पैमाइश गलत हुई है या हमारी ज़मीन जो निजी लैंड है उसमें गलत तरीके से जांच करके हमारी भूमि को अतिक्रमण दिखाया गया या हटाया जा रहा है, तो अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और चूँकि मार्ग के चौड़ीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वर्तमान में जो मोटर मार्ग हैं उन पर काफ़ी दबाव बढ़ चुका है, इसलिए उनका चौड़ीकरण किया जाना है। इसलिए उसको 24 मीटर तक का जो चौड़ा क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा रहा है। अच्छा सर, कितने नोटिस जारी किए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए लगभग इसमें 250 करीब नोटिस जारी किए गए हैं। अच्छा, तो देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो स्वयं ही अतिक्रमण भी हटा रहे हैं, तो और जो नहीं हटा रहे उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैंने बताया जैसे कि 15 दिन तक का समय दे रखा है और समय देने के उपरांत समय अंतर्गत जो लोग अपना जवाब दे देंगे यहाँ पर, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना पक्ष यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। जो लोग अपना प्रस्तुत नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद हमारी टीम जो है उसमें निशान लगा करके उसको हटाना कोशिश करेगी।